1+1 2 होता है, लेकिन 1 और 1 11 होता है। हमारी उंगलियों में जितनी ताकत होती है ना, जब ये उंगलियां मुट्ठी बन जाती हैं तो ताकत 10 गुनी हो जाती है। ऐसे ही जो हम जातियों में बटे हुए हैं, 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, अगर हम सब हिंदू हो जाएं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर हम सब लोग हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अभी भी हम भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर क्यों बटे हुए हैं, जाति के आधार पर क्यों बटे हुए हैं, अगड़ा पिछड़े में क्यों बटे हुए हैं, दलित सवर्ण में क्यों बटे हुए हैं? तो जानते हैं, इसका बटने का मूल कारण है भारत की गुलामी की व्यवस्थाएं। ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हमें बांट के रखी है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था हमें बांट के रखी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बांट के रखी है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ने हमें बांट के रखा हुआ है, और गुलामी की चुनाव व्यवस्था ने हमें बांट के रखी है। ये जो जाति का जहर घोलता कौन है? जिसको सांसद बनना होता है, या विधायक बनना होता है, या पार्षद बनना होता है, या प्रधान बनना होता है। ये भाषा के आधार पर भाषा का जहर कौन घोलता है? जिसको चुनाव लड़ना होता है। ये क्षेत्र का जहर कौन घोलता है? जिसको चुनाव लड़ना होता है। और ये जहर इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया। हमारे भारत में समान शिक्षा होती थी। दशरथ जी और सुमंत अलग अलग वर्ण के थे, गरीब थे, अमीर थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। कृष्ण और सुदामा अलग अलग वर्ण के थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। भगवान श्री राम और निषाद राज अलग अलग वर्ण के थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। आज गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मजदूर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मालिक का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कप्तान का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, क्लर्क का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, हवलदार का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। तो जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, जब तक भारत की दोबारा गुरुकुल शिक्षा लागू नहीं होगी, वैदिक शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता न आने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ये घटिया पुलिस व्यवस्था, घटिया न्यायिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार। गांव का एक दबंग जब एक गरीब के घर पे, गरीब की जमीन पे कब्जा करता है ना, तो अपने वो कब्जे को जायज ठहराने के लिए अपने कास्ट वालों को अपने साथ मिला लेता है, और जब फिर गरीब अपनी जमीन छुड़ाने के लिए अपने कास्ट वालों को अपने साथ मिला लेता है। जब दोनों में झगड़ा होता है तो गरीब तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अमीर थाने में 1000, 2000, 5000 रुपए देके झूठा एफआईआर करा देता है, और झूठा एफआईआर हो जाता है, क्योंकि झूठा एफआईआर करना अपराध नहीं है, झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। तो दबंग झूठी शिकायत कर देता है और थाने वाले में हवलदार 10,000 रुपए लेकर झूठा एफआईआर कर देता है, और फिर शुरू होती है गवाही। चूंकि भारत में झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, तो जो दबंग है वो 10 गवाह भी खरीद लेता है। फिर मुकदमा शुरू होता है, जांच शुरू होती है। फर्जी झूठी जांच करना भी गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए पैसे के दम पे झूठी जांच भी करवा लेता है। लेखपाल से झूठी रिपोर्ट लगवा लेता है, तहसीलदार से झूठी रिपोर्ट लगवा लेता है, कानूनगो से झूठी रिपोर्ट लगवा लेता है। और वो दबंग, वो जो गरीब है, वो तड़पता रहता है। मुकदमा 30 साल 40 साल चलता है, तो 40 साल तक वो जो गांव है ना, वो 2 टुकड़े में बटा रहता है। आपस में खाना पीना बंद हो जाता है, आपस में रिश्ते सारे बंद हो जाते हैं, त्योहार में एक दूसरे से लोग मिलना छोड़ देते हैं, बातचीत बंद हो जाती है। तो हम शहर में बैठे बैठे भले कुछ कहते रहें, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भ्रष्टाचार बंद होगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही करना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, और दूसरों की जमीन पर कब्जा करना भी गंभीर अपराध होगा। अभी क्या हो रहा है, 40-50 साल मुकदमा चलता है, फिर गरीब को अपनी जमीन मिल जाती है, लेकिन वो 40-50 साल उस जमीन को जो दबंग है वो तो उपयोग करता रहता है, कोई सजा नहीं हो जाती है। 40-50 साल के लड़ने के बाद बेचारा वो गरीब उसको अपनी जगह तो मिल जाती है, कई बार वो भी नहीं मिलती, क्योंकि वो गरीब मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो लड़ सकता है, या बहुत कोशिश करेगा हाई कोर्ट तक लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए लड़ना मुश्किल है, और दबंग उसको सुप्रीम कोर्ट तक लाता है। और दबंग के लिए लड़ना बहुत आसान है, बड़े बड़े वकील कर लेगा, महंगे महंगे वकील कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब के लिए तो वकील करने के लिए 1 बीघे जमीन पे पहले दबंग ने कब्जा किया हुआ था, बाकी मुकदमा लड़ने के लिए उसको 1 बीघे और अपनी बेचना पड़ता है। इसलिए सामाजिक समरसता तब तक नहीं आएगी जब तक भारत की न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, भारत की पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, और भारत में भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं आएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, बटोगे तो कटोगे, जो कुछ कहना कहता रहे, सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। सामाजिक समरसता तब आएगी जब यह गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। यह वामपंथियों का झूठा इतिहास जब तक नहीं बदला जाएगा कि दलितों के ऊपर हजारों साल से शोषण होता रहा। अरे 2000 साल पहले भारत में जाति व्यवस्था थी ही नहीं।
कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। क्रिश्चियनिटी से पहले कोई भारत दुनिया में कास्टिज्म था ही नहीं। कास्टिज्म की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के बाद हुई है। लेकिन वामपंथी हमको झूठा इतिहास बताते हैं, दलितों के ऊपर हजारों साल से शोषण हो रहा है और हम उसको मान के बैठे हुए। कहां से शोषण हो रहा है? अरे पहले भारत में 4 वर्ण होते थे और चारों वर्ण चेंजेबल होते थे। ब्राह्मण परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर वैश्य कहलाता था, वैश्य परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर दलित कहलाता था, दलित परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर ब्राह्मण कहलाता था। उदाहरण के देख लीजिए आप, रानी सत्यवती कौन थी? भीम की पत्नी हिडंबा कौन थी? भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी वो किस उससे आई थी, किस वर्ण की थी? सारे अलग अलग इंटरवर्ण, सब आपस में शादी विवाह होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब में आपस में विवाह होता था। सब में एक दूसरे से साथ मिलकर त्योहार बनाते थे, सब एक दूसरे के यहां आना जाना था। छुआछूत का नामो निशान नहीं था। छुआछूत की शुरुआत मुगलों के बाद शुरू हुई है। छुआछूत की शुरुआत अंग्रेजों ने और उसको मजबूत किया है। हमारे देश में थी नहीं। हमारे देश में तो आप उठा के देख लीजिए, हमारे जितने ऋषि महर्षि हैं उसमें आधे से ज्यादा तो ब्राह्मण है ही नहीं। आधे से ज्यादा, चाहे व्यास जी को उठा लीजिए, चाहे वाल्मीकि जी को उठा लीजिए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं जो ब्राह्मण परिवार में थे ही नहीं। और जो थे भी उसमें भी पता चला पिताजी ब्राह्मण थे, माताजी क्षत्रिय थी, पिताजी क्षत्रिय थे, माताजी वैश्य थी, पिताजी वैश्य थे, माताजी दलित थी। हमारे ऋषियों महर्षियों की बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी, जिसको हम महर्षि कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, अरे वो क्षत्रिय थे। वेद व्यास जी, भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए, उन्हीं के भाई वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए। ऐसे होता, ये हमारे देश में सिस्टम था। सत्यवती केवट की लड़की, नाव चलाने वाले की लड़की, उस अखंड भारत पर उन्होंने राज किया था। अगर केवल क्षत्रिय राज करते थे तो रानी सत्यवती ने राज कैसे कर लिया? अगर क्षत्रिय राज केवल राजा बनते थे तो अंगराज कर्ण, उसकी जो पहचान उसकी तो सूत पुत्र की थी, दलित की थी, वो राजा कैसे बन गया? एकलव्य के पिताजी, एकलव्य तो दलित परिवार का था, उसके पिताजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे हो गए? मुख्य सेनापति कैसे बन गए जरासंध के? ये सब झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है और झूठे इतिहास का नतीजा है आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में आज भी जातियों के आधार पर लोग बटे हुए हैं। छुआछूत की भावना आज भी चल रही है। उस छुआछूत को मुगलों ने और प्रमोट किया, अंग्रेजों ने खूब जम के प्रमोट किया। दुर्भाग्य आप देखिए, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमने भारत में भी आज भी जारी रखा, हमारी सरकारों ने प्रमोट किया। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही गोत्र क्षत्रिय का होता है, वही गोत्र वैश्य का होता है, वही गोत्र दलित का होता है। लेकिन यह हमने अपनी किताबों में पढ़ाया नहीं। आज भी जितने शुभ कार्य होते हैं उसमें नाम और गोत्र पूछा जाता है, जाति पूछी नहीं जाती। हमारे वेदों में जाति का कोई उल्लेख नहीं, हमारे किसी भी धार्मिक पुराणों में कहीं जाति का उल्लेख नहीं, केवल वर्ण का उल्लेख है। कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, बस 4 वर्णों का उल्लेख। लेकिन झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हमने अपने गोत्र व्यवस्था को प्रमोट नहीं किया। जो गोत्र पाकिस्तान के लोगों हिंदुओं का है, वो जो गोत्र बांग्लादेश के हिंदुओं का है, वही गोत्र भारत के हिंदुओं का है। जो गोत्र कश्मीर के लोगों हिंदुओं का है, वही गोत्र केरल के हिंदुओं का है, वही असम के हिंदुओं का है, वही गुजरात के हिंदुओं का है। जो गोत्र मलयाली बोलने वालों का है, वही तेलुगु बोलने वालों का है, वही हिंदी बोलने वालों का है, वही बंगाली बोलने वालों का है। इसका मतलब अगर हमने गोत्र व्यवस्था को प्रमोट किया होता तो जातिवाद भी खत्म होता, भाषावाद भी खत्म होता, क्षेत्रवाद भी खत्म होता, अलगाववाद भी खत्म होता, छुआछूत भी खत्म होता। हमारे गांव में पता ही नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित का गोत्र एक कॉमन गोत्र होता है। पता ही नहीं, लोगों को नहीं बताया गया। यह बताना किसका काम था? यह बताना हमारे धर्मगुरुओं का भी काम था, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का भी काम था, और यह सरकार का भी काम था। सरकार को यह बताना चाहिए था कि गोत्र व्यवस्था हमारी प्राचीन कैसी रही। तो आज हम अगर बटे हुए हैं तो गुलामी के इतिहास के कारण, झूठे इतिहास के कारण। आज हम बटे हुए हैं तो गुलामी की जो शिक्षा व्यवस्था, मैकाले, मिशनरी और मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, उसके कारण बटे हुए हैं। आज हम बटे हुए हैं तो इस घटिया गुलामी की पुलिस व्यवस्था के कारण। आज हम बटे हुए हैं तो घटिया गुलामी की न्यायिक व्यवस्था के कारण। हम बटे हुए हैं घटिया गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण। हम बटे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के कारण। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी का इतिहास, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक हम भले ये कहते रहें कटोगे तो बटोगे, एक रहो साथ रहो, एक रहोगे तो बचोगे। ये सब नारा तो अच्छा है, बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे नहीं आएगा। मैंने फिर से कहा, जब मुकदमा एक गांव में शुरू हो गया, अगर वो 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाएगा तो 3 महीने के बाद वहां सामाजिक समरसता आ जाएगी। वो मुकदमा 30 साल चलेगा, दोनों पक्षों से 10-10, 20-20 गवाही होगी, तो वो वहां पे 30 साल तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सामाजिक समरसता लाना है तो भ्रष्टाचार को बंद करिए। थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जो तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कचहरी में जो न्याय बिक रहा है, इसलिए सामाजिक समरसता टूट रही है। जब तक ये लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, हवलदार, थानेदार, पेशकार
पैसा ले लेके, दबंगों से पैसा ले लेके गरीबों पर अत्याचार करते रहेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी, तब तक समाज एक नहीं होगा। एक बनाना है तो आपको भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और गुलामी की हर व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।